रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन अब विनाशक तबाही के कगार पे आके खड़ा हो गया है। रूस की सेनाएं कभी भी राजधानी कीव को पूरी नियंत्रण पे ले सकती हैं। लगभग राजधानी कीव से 30 से 35 किलोमीटर पर सेनाएं अब चारों तरफ से कीव को घेर चुकी हैं और कीव में इस समय कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थिति बहुत बद से बदतर है। लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स पे छुपे हुए हैं या फिर अपने देश से पलायन कर रहे हैं। पोलैंड की बॉर्डर्स पे, रोमानिया की बॉर्डर्स पे लोग बहुत तेज़ी से अपने आप को बचा करके चल रहे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति थी, कुछ उसी तरफ से लगातार देश बढ़ रहे हैं। इस समय बहुत ज़रूरी है कि कोई भी गुटबंदी ना हो। यदि किसी तरीके से गुटबंदी होती है, बहुत सावधानी पूर्वक जो है इस मैटर को सुलझाने की जरूरत है, अन्यथा तृतीय विश्व युद्ध होने में समय नहीं लगेगा। आज हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि यदि गुटबंदियां होनी चालू होती हैं तो कौन किस धड़े के साथ जुड़ेगा और साथ में मौजूदा हालात क्या हैं। देखिए, सबसे पहली बात, लगभग पूरे यूक्रेन पर रशियन सेनाओं का कब्जा हो चुका है। राजधानी कीव है, हो सकता है कल तक आपको खबर आ जाए। और अभी एक तरीके से कहीं ना कहीं पे यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी सावधानी नहीं बरती जा रही है, वो भी एग्रेसिव हो रहे हैं। देखिए, संप्रभुता की आंच में आम नागरिकों का जनजीवन तबाह हो जाता है। एक चीज समझिए, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद क्या जरूरत है कि अब सैन्य गठबंदियों पे जुड़ा जाए। कोई जरूरत नहीं है। और कोई भी महाशक्ति, रसिया एक बड़ी महाशक्ति है, और ऐसे में यूक्रेन का ये फैसला और अमेरिका जैसे देशों का इस पे लगातार उनको प्रवोक करना, अरे यूक्रेन रसिया अमेरिका के बगल में थोड़ा ना बैठा है, तो रसिया को निश्चित तौर पे इस पे दिक्कत होगी। लेकिन बात यहाँ जहां तक है, रसिया भी इस चीज में गलत है कि युद्ध में कहीं ना कहीं पे आम जनमानस की स्थिति जो है, उस स्थिति को भयावह होने से बचाया जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस समय व्लादिमीर पुतिन ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस युद्ध को रोक पाएंगे। तो अभी हम सभी पक्षों पर चर्चा करेंगे। और एक चीज और समझना है, इसमें भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा जो है खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी रशियन जो राष्ट्र प्रमुख हैं व्लादिमीर पुतिन से जो है इमरान खान मीटिंग करके भी आए हैं। तो इसके पीछे क्या निहितार्थ है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी जो है जो वोटिंग हुई थी रूस के खिलाफ, उसमें भारत ने अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा। उसके पीछे क्या निहितार्थ है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यूरोप है और धधक रहा है। और सच बताएं कि ये इसको जो है आप डेवलप्ड इकोनॉमी या फिर सभ्य समाज के तौर पे पूरा विश्व देखता है। विश्व अंधानुकरण कर रहा है इन देशों का। देखिए कितनी बर्बरता है, यहाँ पे कोई ह्यूमन राइट कुछ नहीं है। जब युद्ध पे उतरते हैं, इन्होंने दो दो विश्व युद्ध किए। और आप कभी विश्व इतिहास पढ़िएगा, ये खून खराबे का समय रहा है हमेशा इनके, है ना। और पूरे विश्व में साम्राज्यवाद और दुनिया भर के जहर के बीज इन्हीं देशों के द्वारा बोए गए हैं। और अभी इस समय अमेरिका समझिए मुद्दे को सुलझा नहीं रहा, बल्कि उसमें वो कह रहा है कि भैया फिनलैंड और स्वीडन, इनकी बॉर्डर्स भी रशिया से लगती हैं। देखिए यहाँ पे ऊपर ये फिनलैंड है और ये स्वीडन है। कह रहा है आप भी नाटो में सम्मिलित हो जाओ। समझिए किस तरीके से अपने वर्चस्व की लड़ाई में अमेरिका के द्वारा पूरे विश्व को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पे मैटर को सुलझाया नहीं जा रहा, मैटर को और उलझाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे ये कौन सी नाटो में सम्मिलित होना, ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है मिसकैलकुलेशन होगा। और निश्चित तौर पे अभी बहुत जरूरी है कि युद्ध रोकने के लिए अमेरिका बाहर निकल के आए और इस वर्चस्व की लड़ाई से पूरे विश्व को बचाए। देखिए, मैं आपको एक बार मैप में दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे ये राजधानी आपका कीव है और ये देखिए ये आपका एक जो यूक्रेन का मानचित्र है, ये प्रमुख शहर है यूक्रेन के। सबसे पहले जो है रशियन आर्मी के द्वारा ये सूमी क्षेत्र है, यहाँ पर रूस का झंडा फहराया गया था। अब लगभग सभी क्षेत्रों पे कब्जा हो चुका है। कीव की राजधानी के कुछ ही दूर में चर्नोबिल है, जिसके में आपको पता होगा कि जब यूएसएसआर था 1986 में यहाँ पर एक बड़ी परमाणु त्रासदी हुई थी। और तब से जो है नाभिकीय शक्ति को लेकर के लोग जो है लगातार जो है इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि चर्नोबिल की स्थिति क्या है और क्या क्या स्थिति अभी वहाँ पे हो सकती है। वहाँ पे जब से रशियन आर्मी ने उसको अपने कैप्चर आउट में लिया है, तो वहाँ पे जो डस्ट है, उस डस्ट के उड़ने से वहाँ पे रेडिएशन का भी पैरामीटर बढ़ा है। और यदि वहाँ पे किसी तरीके का हमला होता है तो निश्चित तौर पे परमाणु बम गिराने की कोई भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां पे इतना रेडियो एक्टिव कचरा पड़ा हुआ है कि उससे ही जो है रेडिएशन इतना हो जाएगा कि लगभग यूरोप के देशों में त्रासदी फिर से आ जाएगी। तो स्थिति बहुत खराब है। देखिए कीव चारों तरफ से घेरा जा चुका है, यहाँ पे कर्फ्यू लग चुका है। और ये है जेटोमिर, ये शहर भी आपका कब्जा हो चुका है। लीव कब्जा हो चुका, ओमान, ओडेशा, ब्लैक सी, यहाँ पे नेवल शिप था यूक्रेन का, तो ब्लैक सी से ओडेशा क्षेत्र को भी कब्जा किया गया है। ये जो डोनबास एरिया है, इसको भी पूरी तरीके से कब्जा
कब्जा करके इसी को जो है गणतंत्र, 2 गणतंत्र यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। रूस के द्वारा यूक्रेन को 3 भागों में बांट दिया गया है। खार्किव में लगातार जो है यहाँ का कीव और खार्किव, ये 2 बड़े शहर हैं, तो यहाँ पे लगातार अभी जो यूक्रेन की आर्मी है उसके द्वारा जो है डिफेंस किया जा रहा है। लेकिन रसिया के पास जो पावर है, इसको लेकर पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि रसिया के पास अकूट पावर है, उसको हरा पाना बड़ा कठिन है। अभी तक देखो क्षति है, क्षति तो बहुत होनी है और समझिए बहुत ज्यादा ही होगी। ठीक है, लगभग यूक्रेन में 83 सैनिक ठिकाने खत्म किए जा चुके हैं। सैनिक ठिकाने आप देख रहे हैं, ये सारे सैनिक ठिकाने सैन्य ठिकाने, और इन चक्कर में जो है जो सिविलियंस बिल्डिंग्स हैं, हाई राइजिंग सोसाइटीज हैं, वहां पर भी बहुत सारे जो है बमबारी हुई है और बहुत सारी बिल्डिंग्स टावर्स भी जो है लगातार जो है टूट रहे हैं, गिर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगभग 83 सैन्य ठिकानों पर 11 एयरबेस पे हमले किए गए। जब भी युद्ध होता है तो प्रयास यही किया जाता है कि पहले जो है जो सैन्य ठिकाने उनको खत्म कर दिया जाए, ताकि जो है डिफेंसिव मोड ना रहे और किसी तरह से एग्रेसिव देश ना हो पाए। तो रसिया उसी टैक्टिक्स के साथ चल रहा है। 11 एयरबेस खत्म हो गए, 13 कमांडो पोस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म कर दिए गए। इसके बाद 1 अटैक हेलीकॉप्टर खत्म हो गया, 8 स्ट्राइकर ड्रोन खत्म किए गए, 18 टैंक और बख्तरबंद गांधी। और लोग कितने खत्म हुए इसकी तो कोई संख्या बाद में पता चलेगी कि कितनी हानि लोगों को लेकर के हुई है। ठीक है, लगभग जो है, और ये देखिए एक जो वहां पे हाई राइजिंग सोसाइटी टावर्स पे भी, सिविलियंस एरिया पर भी बमबारी होनी चालू हो गई है। तो देखो जो बम के गोले उनको थोड़ा ना पता कि कहां गिरना है कहां नहीं गिरना, वो तो युद्ध की तबाही में सारे आपको अभी आने समय में यदि युद्ध नहीं रुका तो बस से बदतर होना चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि युद्ध का जो लगातार विस्तार हो रहा है ना। अभी आपने सुना होगा कि जापान के कार्गो शिप पे भी जो है हमला किया, जो है अब ब्लैक सी में जो है, ब्लैक सी पूरी तरीके से रसिया अपने नियंत्रण में रखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि यदि किसी तरीके की मदद मिलेगी तो वो मदद जो है ब्लैक सी के माध्यम से आ सकती है, बाकी क्षेत्र उसके कैप्चर में है पूरा, है ना। तो अभी जैसे जो है फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों के द्वारा भी बोला गया कि युद्ध बहुत लंबा खिंचेगा, यानी कहीं ना कहीं पे नाटो सेनाएं भी रिट्रीट करने के लिए तैयार हैं। और मैंने कल आपको दिखाया था कि पोलैंड में लगभग 5000 यूएस सैनिक, अभी 7000 जर्मनी में भी सैनिक जो है अमेरिका के द्वारा वहां पर भेजे जा रहे हैं। तो इस तरीके से चारों तरफ से घेराबंदी, तो नाटो भी ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा, वो भी तैयारी पूरी तरह बना के रखा है। लेकिन इससे नुकसान क्या है, एक तरफ पूरे पश्चिमी 30 देश खड़े हो जाएंगे, दूसरी तरफ रसिया यूक्रेन, बीच में तबाही, एक तरीके से शमशान बन जाएगा। और यदि इधर से चाइना आया तो एशिया इन्वॉल्व हो जाएगा पूरी तरीके से। एशिया इन्वॉल्व हुआ, फिर एक ग्रुप जो बनेंगे वो अपने आप में बहुत भयावह होंगे, क्योंकि अमेरिका ने किसी से बना के नहीं रखी है, हमेशा सबको जो है उसने उलझा के ही रखा। अफगानिस्तान भी परेशान है, ईरान भी परेशान है, उत्तर कोरिया भी परेशान है। तो कहीं ना कहीं पे एक साथ फिर जब हमले होने चालू होंगे तो पूरा विश्व परेशान हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत निभाएगा। ठीक है, तो युद्ध के विस्तार को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि धीरे धीरे पड़ोसी जो टेरिटरी साझा हो रही हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उन सभी टेरिटरीज पर जो है हमले होने चालू हो गए हैं। ठीक है, तो तृतीय विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति का जो बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अभी यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए दुनिया को तैयार रहना चाहिए। इसके साथ ही जो एक सबसे बड़ा ये बात है कि रूस को क्या नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया ये कह रही कि रसिया भी बहुत बड़े नुकसान पे जा रहा है, जिसमें जो है ब्रिटेन की जो विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनका भी बयान आया है। तो लगभग 14 रूसी प्लेन तबाह हो चुके हैं, ये यूक्रेन आर्मी का कहना है। जंग में 8 रूसी हेलीकॉप्टर मार गिराए गए हैं, 102 रूसी टैंक और 536 आर्मर्ड व्हीकल ध्वस्त किए गए हैं, और लगभग 35,000 रूसी सैनिकों को ढेर किया गया है। ये जानकारी रूस को नुकसान को लेकर के आ रही है। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे जो कहानी बन रही है उसको जब तक हम नहीं समझेंगे, देखिए रूस अब इस समय पूरा वर्ल्ड जो है, चूंकि अब ये तनाव का वातावरण है, अब रीग्रुपिंग होनी चालू हो जाएगी। और रीग्रुपिंग में आपको पता है कि चीन और अमेरिका के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को साथ में लेकर के चलता है। सिर्फ पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है। हमारे चीन से भी विवाद है, लेकिन हमारे संबंध बुरे नहीं है। बड़े स्तर पे हम ट्रेड और दुनिया भर की चीजें करते हैं। तो पाकिस्तान ने अभी जो है, पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष जो है, इस तनाव भरी स्थिति में जो है रूस के जो है राष्ट्रपति से मिलने गए। देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना है, और एक कितने मतलब समझ सकते हैं कि कितनी ऊंची सोच रखते हैं कि इस समय एक देश संकट में है, युद्ध की स्थिति बन रही है, तो ऐसे में यात्राओं को करना
और बैठना डिस्कस करना, ये क्या हो सकता है? इसमें भारत को भी बहुत इस समय थोड़ा सा दृष्टिपात पैनी नजर रखनी चाहिए। हो सकता है कल के दिन स्थिति बदले और ऐसे में पाकिस्तान भी एक ग्रुप का हिस्सा बन सकता है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अमेरिका के द्वारा उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं। जब से आतंकवादी घटनाएं हैं, अफगानिस्तान का मैटर था सभी में, तो पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से अमेरिका इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में रसिया के साथ अब ये मुलाकात क्या दिखाता है कि ये भी रसिया के साथ जब कभी मिलना होगा तो ये भी रसिया का ही साथ देंगे, और जब ये रसिया का साथ देंगे तो ऐसे में फिर पीओके और ये पूरा क्षेत्र, चूंकि ऊपर से चाइना है और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से लेकर के बॉर्डर इशू, इतने सारे मल्टीपल बॉर्डर इशू हैं। वैसे भी गलवान वैली पे हम लोग चीन के साथ लगातार लगे हुए हैं, और इधर जो है तो भारत के लिए भी एक ऊपर तरीके से पूरा खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में भारत को चाहिए कि हमें पूरी तरीके से अलर्ट रहना चाहिए, अपनी आर्मी से लेकर सभी अपने डिफेंस सिस्टम को हमें अलर्ट रखना चाहिए। ये भी न्यूक्लियर कंट्री है, ये भी न्यूक्लियर कंट्री है, चीन भी न्यूक्लियर कंट्री है, भारत भी न्यूक्लियर कंट्री है, और नाटो देश भी न्यूक्लियर कंट्री है, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो। तो ऐसे में ये न्यूक्लियर वार में न तब्दील हो जाए, ये स्थिति अपने आप में बहुत खतरनाक हो सकती है। ठीक है, और अभी आपने सुना होगा कि ये इनकी मुलाकात को लेकर के अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, एक बैंक है जो इनका राष्ट्रीय बैंक है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके ऊपर जो है जुर्माना लगाया गया है। $20.4 मिलियन को लेकर के इसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के इसके ऊपर जुर्माना लगा है। तो ये स्थिति भी अपने आप में बहुत भयावह हो सकती है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से युद्ध की स्थितियां पूरे विश्व में बनी हैं, और विश्व की ये जो स्थिति बनी है इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार यदि किसी को कहा जाए तो जिम्मेदार इसमें जो है नाटो के देश हैं, नाटो संगठन से जुड़े हुए जितने भी देश हैं ये पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 पक्ष और हैं जो हमें समझना पड़ेगा। नाटो को लेकर के मैंने पिछले सेशन में आपको समझाया था, अभी मैं आपको एक बार फिर से नाटो संगठन ने किस तरीके से यूएसएसआर वाले जितने भी देश यूएसएसआर से अलग हुए थे, देखो यूएसएसआर क्या है, नाटो क्या है, ब्लैक सी का क्या महत्व है, इन सब चीजों को मैंने एक सेपरेट वीडियो में समझाया है। ये यूक्रेन के वे क्षेत्र हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बाहर से आप बॉर्डर्स देख रहे हैं, ये देखिए ये रेड कलर से आप देख रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जहां से रसिया ने जो है आक्रमण किया था कीव के ऊपर। नीचे क्रीमिया वाला क्षेत्र है आपका, ओडेसा वाला क्षेत्र, ऊपर ये कीव, राजधानी कीव, यहाँ पे आपकी बेलारूस से आक्रमण हुआ था, और ये रशियन बॉर्डर्स हैं। ठीक है, और ये देखिए बॉम्बिंग लगातार चल रही है, पूरे क्षेत्र में बॉम्बिंग चल रही है। और ये वाला देखिए, ये नाटो के सदस्य देश जो हैं आपके, अभी कौन कौन है, जो रशिया के बिल्कुल बगल में है, जो कि नहीं होना चाहिए था। यही एक जो है जिम्मेदार देश को दिखाता है ये कितना गैर जिम्मेदाराना कदम है यूएसए का। इसमें अमेरिका पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। देखिए पोलैंड ये नाटो का सदस्य बनाया गया, यहाँ पे लिथुआनिया, लाटविया, इनको बाल्टिक राज्य कहते हैं, यहाँ पे बाल्टिक सागर है, बाल्टिक राज्य, एस्टोनिया, और आपको शायद पता हो डेनमार्क के द्वारा अपनी सेनाओं को एस्टोनिया पे लगाया गया है। उसने भी रशिया के खिलाफ जो है एक तरीके से एक्शन प्लान अपना तैयार किया है। तो एस्टोनिया की बॉर्डर्स लगती हैं रशिया के साथ। और अभी जो ये मतलब कितना गैर जिम्मेदाराना है कि स्वीडन और नॉर्वे को भी हम क्या करेंगे, इसकी भी बॉर्डर चूंकि रशिया से लगती हैं तो इनको भी हम नाटो की सदस्यता के साथ जोड़ेंगे। तो एक देश के ऊपर आक्रमण होना सभी देशों के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। इस तरीके के सैन्य गठबंधनों को रहना वर्तमान में बहुत घातक है। भारत इसके सख्त खिलाफ रहा है हमेशा और अभी भी है, क्योंकि कल के दिन पाकिस्तान नाटो का सदस्य बना तब। तो ऐसे में रसिया, इसमें सबसे पहले अमेरिका को एश्योर्ड करना पड़ेगा कि जो है किसी भी तरीके से यहाँ पे नाटो की सदस्यता को लेकर के जो स्थिति हो वो खत्म हो। देखो रूस क्या चाहता है, रूस सिर्फ एक चीज चाहता है कि यूक्रेन में सैन्य तख्ता पलट हो। कल जो शर्त रखी थी रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष है पुतिन के द्वारा, उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सेना अपने हाथ में पूरे जो है सिस्टम को ले, सत्ता तख्ता पलट करे। और एक चीज बता रहा हूं, यूक्रेन में रसिया आके उसको कब्जा नहीं करना चाहता, वो अपनी विस्तारवादी नीति के तहत उसको पूरा कब्जा नहीं करेगा, बल्कि वो चाहता है कि उसके पपेट सर गवर्नमेंट वहां पे बने जो उसकी बातों को माने और नाटो से जुड़ने की जिद खत्म हो। तो यूक्रेन में यही होगा और इसमें जल्द से जल्द रसिया चाहेगा कि वहां पे कीव में कब्जा करके उससे वो बाहर निकल जाए। तो स्थिति भयावह है, क्योंकि देखिए नाटो के सदस्य देश बगल में बैठे हुए हैं, सब नाटो के सदस्य देश हैं। चेक रिपब्लिक, ये पोलैंड हो गया, यहाँ पे लिथुआनिया हो गया, ये आपका लाटविया हो गया, एस्टोनिया, तो ये जितने भी देश हैं यहाँ पे। अब यदि रूस का थोड़ा सा भी आक्रमण कभी इन देशों में होता है, लाटविया, लिथुआनिया, इनमें, तो ऐसे में फिर नाटो के सदस्य देश आ जाएंगे और स्थिति भयावह हो जाएगी। तो यहाँ पे यूक्रेन एक तरीके के एक बफर स्टेट के तौर पर है पश्चिमी देशों, और ये पूरा यूक्रेन एक बफर स्टेट है और रूस इसे किसी भी हालत में नाटो की सदस्यता को स्वीकार नहीं करेगा।
बनेगा, और रसिया का कहना है कि जब सभी विकल्प खत्म हुए तब हमने युद्ध किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी तरीके से घेरा जा सकता है रसिया को। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से घेरने की जो तैयारी है, इसके खिलाफ जो है पूरा का पूरा जो है स्थिति को बनाया गया है। ठीक है, ये देखिए नाटो के आपका पोलैंड हो गया, और यहाँ पे बेलारूस जो है अभी रसिया का सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से। तो आने वाले समय में स्थिति भयावह ना हो, ये माइग्रेशन में आपको एक बार बता देता हूं कि माइग्रेशन कैसे कैसे हो रहा है। बहुत तेजी से जो है लोग माइग्रेट कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। काफी लंबी लंबी जो है लाइनें लगी हुई हैं, किलोमीटर्स की लाइनें लगी हुई हैं, लोग बॉर्डर्स वाले एरिया पे इकट्ठे हो रहे हैं। और यूक्रेन गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि 18 से 60 साल के नागरिक वहां को यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अभी बच्चे और महिलाओं को छोड़ करके पुरुषों को कीव में ही रहना होगा, बच्चे महिलाएं माइग्रेट कर सकते हैं। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ठीक है, तो जो माइग्रेशन होगा ये आसपास के, देखिए पोलैंड पे माइग्रेशन हो रहा है, बगल में पोलैंड की सीमा साझा होती है। पोलैंड के बाद जो है माइग्रेशन जो है यहाँ पे ये आपका स्लोवाकिया है, ये हंगरी है, यहाँ पे रोमानिया है, यहाँ पे ये पूरा जो है नीचे माल्डोवा है। तो इन सब क्षेत्रों पे जो है बहुत तेजी से माइग्रेशन चल रहा है, लोग अपने आप को बचा करके भाग रहे हैं। और अभी भारत के साथ सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भारतीय नागरिक भी वहाँ पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वहाँ पे पढ़ रहे थे, बहुत सारे कामगार हैं। तो लगभग 16,000 लोग अभी फंसे हुए हैं। एयर इंडिया के द्वारा बहुत लगातार बहुत तेजी से वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। तो स्थिति दुरूह है। सिर्फ इसमें एक ही स्टेक होल्डर है जो इस पूरे मैटर को सुलझा सकता है, वो है भारत, क्योंकि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और हम चाहते हैं कि सैन्य गठबंधन ना हो, मैटर को बैठ करके सुलझाया जाए। और प्रधानमंत्री जी ने इसी विषय को लेकर के बात की है। देखो यूक्रेन को लेकर के आप लोग लगातार ये भी सुन रहे होंगे कि यूक्रेन जो है कभी किसी चीज में भारत का साथ नहीं देता, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे जिस भी चीज में हो, कहीं भी भारत के पक्ष में मतदान नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद भी आपको किस पक्ष में रहना चाहिए? मानवता के, है ना। लोग, आम लोगों की क्या गलती है? लोग वहां पे मर रहे हैं। तो ऐसे में रूस के द्वारा सिविलियंस एरिया में हमला किया जाना पूरी तरीके से निंदनीय है और रूस को इस चीज से बचना चाहिए। ठीक है, और रूस इस पे सफाइयां दे सकता है, लेकिन देखो युद्ध में ये सारी चीजें होती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, चेर्नोबिल जो वहां पे एक बहुत ही समझिए पिछले, जब से 1986 में चेर्नोबिल आपदा हुई थी, उसके बाद से उस एरिया को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। लेकिन रसिया के द्वारा अभी रसियन सेना वहां पे पहुंच गई है, और रसियन सेना के पहुंचने के बाद ये देखिए पूरा का पूरा चेर्नोबिल का क्षेत्र है, जहां पे यहाँ पे पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, और ये पूरे क्षेत्र को रेडिएशन एरिया का घोषित किया गया है। ठीक है, ये पूरा रेडिएशन एरिया, तो अभी इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया है यूक्रेन के जो है रसियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे कब्जा कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन डस्ट है, ये देखिए आपकी नीपर नदी है। ठीक है, नीपर नदी के किनारे ही कीप जो है, कीप शहर भी आपका है। तो चेर्नोबिल क्षेत्र के बारे में इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपदा क्या थी और किस तरीके से इस आपदा ने पूरे विश्व को, परमाणु तबाही को, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के बाद ये पूरी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, और यूएसएसआर के विघटन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, गोर्बाचोव के द्वारा इसको लेकर के भी चिन्हित किया गया था। तो ये देखिए, ये बहुत दूर नहीं है, यहाँ पे एक कीव है और ये आपका जो है चेर्नोबिल है। ठीक है, तो ये पूरा जो है कब्जे में आ चुका है, कीव किसी भी समय कब्जे में आ सकता है। इसके अलावा जो बात चल रही है ग्रुपिंग की, कि जब कभी ग्रुपिंग होगी तो क्या होगा। ठीक है, ग्रुपिंग को लेकर के किस तरीके की स्थिति बन सकती है, इसको एक बार हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज जो होगी ग्रुपिंग में, एक ग्रुप तो देखिए रूस का ग्रुप है आपका। ठीक है, रसिया का है, इसका सपोर्ट पूरी तरीके से खुल करके चाइना ने कर दिया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने के बावजूद भी उसने किसी तरीके से अपना मतदान नहीं किया है, और उसने कहा है कि जो नाटो देश हैं या पश्चिमी देश हैं उनके द्वारा आग में घी नहीं डालना, उन मामले को शांत करिए। ठीक है, तो चीन का खुला सपोर्ट है रसिया को। इसके बाद उत्तर कोरिया चीन के साथ जुड़ा हुआ है, अमेरिका का शत्रु है। ठीक है, पूरी तरीके से, तो ये भी आके यहीं साथ खड़ा होगा। अफगानिस्तान का जो मैटर है देखिए पूरा का पूरा अपने आप में ये भी साधारण नहीं होगा, ये भी जाकर के उलझेगा। ईरान में सैंक्शंस लगाए गए थे, ईरान भी पूरी तरीके से आके इसमें साथ खड़ा हो सकता है। और पाकिस्तान का हालिया जो अभी ये मुलाकात चल रही है, इस मुलाकात के पीछे एक मर्म ये भी हो सकता है। ठीक है, और जो यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ पूरी नाटो सेनाएं आके शायद खड़ी हो जाए, क्योंकि नाटो देशों की सीमाएं लगती हैं। अभी तो ये शांत है, जब तक शांत रहेंगे तो चीजें बिगड़ेंगी नहीं। यदि नाटो साथ में आया तो चाइना को आने में टाइम नहीं लगेगा। अब इसको लीड करेगा अमेरिका, यूके भी लगातार जो है बोल रहा है, फ्रांस सहयोग करने की बात यूक्रेन को कर चुका है। तो सारे पश्चिमी देश आकर के यूक्रेन के साथ खड़े होंगे। जापान एशिया से इसी गुट में रहेगा, और पोलैंड, तो ये सारे देश जो है एक साथ यहाँ पे होंगे और दूसरा गुट ये होगा, और आपस में एक ऐसा संघर्ष होगा
जो एक भयावह त्रासदी को जन्म दे सकता है। ठीक है, इसलिए युद्ध के विस्तार को रोकना होगा। अब इसमें सिर्फ एकमात्र पूरे विश्व में देश है भारत, जो इस पूरे मैटर को सुलझाना चाहता है। और देखिए एक चीज समझिए, हमारे भी नेशनल इंटरेस्ट है। अभी यदि कोई कहे कि यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद में भारत के द्वारा क्यों नहीं वोटिंग की गई, तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। कारण यह है क्योंकि हम अपने राष्ट्रीय हितों को किसी के दबाव में नहीं रखेंगे। रसिया हमारा पुराना सहयोगी रहा है, लेकिन हम इस युद्ध को कभी भी जायज नहीं मानते हैं, युद्ध को हम कभी भी स्वीकारते नहीं हैं। तो इसलिए हम पहले, अभी द्विपक्षीय मामला है ना, तो हम कभी किसी गुट में सम्मिलित होंगे, बस हम इस युद्ध को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो यूक्रेन के द्वारा लगातार अपील की जा रही है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा से कि आप बात करके मैटर को कैसे भी सुलझाइए। तो ये दिखाता है कि भारत की इस समय क्या स्थिति है। अमेरिका के बस का नहीं है इस युद्ध को सुलझा पाना, और इस समय जो बाइडेन विश्व के सबसे कमजोर नेताओं में से एक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस समय चाहिए विश्व के नेताओं को कि ईगो को छोड़ें और छोड़ने के बाद इस पूरे युद्ध को समाप्त करें। इसमें यूक्रेन के जो प्रमुख हैं, ये आपके इनका नाम है जेलेंस्की, और इनको भी चाहिए कि मैटर को, अब चीज़ें को सुलझाएं। नाटो से जुड़ने का जो एक ख्वाब है उसको इनको छोड़ना ही पड़ेगा, अन्यथा पूरा विश्व दहलेगा। यदि इनको ये लगा कि हम तो तबाही हो गए हैं, अब सबको तबाह करेंगे, तो ये अपने आप में और घातक हो जाएगा। तो कीव अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको 1-2 दिन में खबरें आ जाएंगी। और साथ में व्लादिमीर पुतिन के हाथ में ही सब कुछ है, इन्हीं के हाथ में है, इन्हीं के हाथ में चाबी है तृतीय विश्व युद्ध की। चाहे तो रोक सकते हैं, चाहे तो ये कंटिन्यूअस करके पूरे विश्व को तबाही के मंजर में डाल सकते हैं। ठीक है, तो स्थिति भयावह होगी, कितना लंबा क्या चलेगा ये अब समय बताएगा, समय के हाथ में है। और इसमें भारत को एक सक्रिय भूमिका निभा करके इस मैटर को जल्दी से जल्दी सुलझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो है अभी हालिया हालात हैं, और जल्द ही आगे जो भी होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और एक बार हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के विषय को भी समझेंगे कि कैसे ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच का विवाद प्रथम विश्व युद्ध में तब्दील हो गया, उसके पीछे की घटनाएं क्या थी, बाल्कन युद्ध क्या थे, और कैसे जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर किया गया हमला द्वितीय विश्व युद्ध में कन्वर्ट हो गया। तो इसको भी मैं सेपरेट वीडियोस के द्वारा आपको बताऊंगा। और तीसरे विश्व युद्ध में जो भी स्थिति जो है आगे आने वाले समय पे, देखिए ईश्वर करे, अब हमें सबको प्रे करना होगा कि मानवता के लिए प्रे करें। जो लोग वहां पर लगातार जूझ रहे हैं जद्दोजहद में, बहुत सारे लोग खत्म भी हो गए, सिविलियंस, ईश्वर जो है उनको शक्ति दे, और ये युद्ध जितनी जल्दी रुक सके उतनी जल्दी से रुक सके। तो युद्ध रोकने के लिए हम प्रे कर सकते हैं, और भारत सरकार इसके लिए प्रयास कर सकती है। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय विश्व युद्ध को लेकर के जो भी घटनाक्रम है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय पे, और चेर्नोबिल को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा कमेंट में आप मुझे बताइए कि इस विषय को लेकर के आपको और क्या जानकारी चाहिए, वो सारी चीजें मैं आपको समय के साथ अपडेट करता रहूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया, धन्यवाद।